हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम कल वाला लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सिंपल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, आपको जो है उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। ये जस्ट कल वाले क्वेश्चन का अपोजिट है। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, स्टेटमेंट दे रखा था, आपको इक्वेशन फॉर्म करना थी। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है और इक्वेशन गिवन है और स्टेटमेंट फॉर्म करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि p+4 = 15। आपको इस इक्वेशन का स्टेटमेंट बनाना है। तो किस तरीके से आप बनाएंगे, देखिए मैंने कल आपको बताया था कि ये तो एडिशन का साइन है, ये दो नंबर एडिशन हो रहे हैं और ये इक्वल का मतलब है कि गिव्स। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि द सम ऑफ p and 4 gives 15। तो ये जो है हमारा ये आंसर। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में है m-7 = 3। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि m-7 यानी कि 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से, m में से। तो आप लिख लीजिए 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, m में से। फ्रॉम m गिव्स 3। ये आपका आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन है 2m = 7। मैं आपको बता चुका हूं इस 2 और m के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि ये जो m है ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अ नंबर m 2 टाइम्स गिव्स 7, मतलब इक्वल का मतलब गिव्स लगा सकते हो आप। ठीक, फोर्थ वाला क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्या कह रहा है कि m / 5 = 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि a number m is divided by 5, a number m is divided by 5 gives 3। ये हमारा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को और उन्हीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है। देन इक्वेशन को ध्यान से देखना है, मतलब कि उसमें वेरिएबल क्या है, उस वेरिएबल के साथ में क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें फाइनली आंसर क्या मिल रहा है। तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3m/5 = 6। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक नंबर है m जिसका 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है 5 से और हमें आंसर मिल रहा है 6। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 और m = 6। कोई दिक्कत है इसमें सर? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टेटमेंट की फॉर्म में कि 3/5 ऑफ अ नंबर m gives 6। बात समझ में आई ना आपके, कि 3/5 ऑफ अ नंबर m gives 6। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 3p+4 = 25। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक नंबर है p जिसका 3 टाइम्स है एंड उसके अंदर 4 ऐड हो रहा है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 टाइम्स ऑफ a number p add to 4 gives 25। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, 4p - 2 = 18।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोई नंबर p है जिसका 4 टाइम्स हो रहा है, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2, देन उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2। तो मैं इसको ऐसा उल्टा भी लिख सकता हूं कि 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से, 4 टाइम्स ए नंबर p गिव्स 18। ठीक, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना 4p में से, 2 इज सब्ट्रैक्टेड किसमें से, फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर p गिव्स 18। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत आराम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार फोकस के साथ में क्वेश्चंस को समझ लिया, फिर आप जल्दबाजी करें तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इनिशियल में जल्दबाजी कर दी तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और गिवन क्या है। ठीक, तो इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। p/2 प्लस का 2 इक्वल टू 8। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें p जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, देन एड 2 गिव्स 8, यानी कि p/2 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि अ नंबर p डिवाइडेड बाय 2 एडिड टू 2, मतलब उसके अंदर 2 जुड़ा और गिव्स 8। ये हमारा आंसर। बताइए इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हुई किसी को भी? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान है। बेटा आसान तब है जब आप बहुत ध्यान से करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे जो आपके स्टैंडर्ड है उसमें फिर कम मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे की लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव है। आप यकीन मानिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अच्छे से अच्छा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं ना, तो भाई 10,000 बच्चे खड़े हुए हैं वहाँ पर 100 सीटें लेने के लिए। तो आपको उन 10,000 बच्चों में से अपने आप को अलग करना है। तो जब आपको अपने आप को उन 10,000 बच्चों में से अलग करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि आप ये शॉर्टकट ले लो, आप वो शॉर्टकट ले लो, क्योंकि लाइफ जो है ना शॉर्टकट से नहीं चलती। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक, तो मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, मज़े लेके पढ़िए, मेहनत करते रहिए। बस पढ़ाई के अंदर फोकस बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे जो क्वेश्चन है वो इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इस बुक में लिखे हुए हैं। ठीक, देखिए ये लिखा हुआ है कि सेटअप एन इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको सेटअप करना है इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दे रखे हैं, उन केसेस के अंदर आपको इक्वेशन को सेटअप करना है, इक्वेशन को बनाना है। तो कैसे बनाना है, उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स प्रॉब्लम कहते हैं इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एक एक बात ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई। तो बहुत ध्यान से सुनिए, फोकस के साथ में सुनिए। देखिए पहला वाला जो केस है वो ये है कि इरफान सेज दैट, इरफान ने कहा ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल प्रमित हैज। इरफान ने क्या कहा, इरफान ने ये कहा कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल प्रमित हैज। इरफान ने ये कहा कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, किसकी तुलना में, जितने प्रमित के पास हैं उसके 5 टाइम्स से 7 ज्यादा हैं इरफान के पास। अब इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37 मार्बल्स हैं। इसमें ब्रैकेट में दे रखा है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ प्रमित मार्बल। आपको जो प्रमित के पास मार्बल है उसको m मानना है, और प्रमित के पास जो मार्बल है m उसका 5 टाइम्स करना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, जितने प्रमित के पास हैं, यानी कि प्रमित के पास m मार्बल है और उसका 5 टाइम्स, उससे 7 ज्यादा है इरफान के पास। और दूसरी ही बात में ये बोल दिया गया है कि इरफान के पास में 37 मार्बल्स हैं।
तो दोनों ही बातें किसके बारे में हो रही हैं? दोनों ही बातें इरफान के बारे में हो रही हैं। वो ये बता रहा है कि इरफान के पास में पहले केस में जो मार्बल है वो 7 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रमित हैज मार्बल 5 टाइम्स, और दूसरे केस में बता दिया है कि उसके पास 37 मार्बल्स है और हमें जो प्रमित के पास मार्बल है उसको लेना है एम। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, करते हैं इसको, आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो देखिए, इसको करने की ये एक ट्रिक है कि आप दोनों ही तरफ इरफान के मार्बल लिख लीजिए। इरफान हैज मार्बल्स और इरफान हैज मार्बल्स, दोनों ही बातें बराबर है ना, तो बराबर है, बराबर का निशान लगा दिया। अब पहले वाले केस में कह रहा है कि इरफान के पास जो मार्बल है वो 7 ज्यादा है किससे? जितने प्रामित के पास है उसके 5 टाइम्स से। और प्रामित के पास कितने हैं? एम। प्रामित के पास एम है और उसके भी 5 टाइम्स, उससे भी 7 ज्यादा है किसके पास? इरफान के पास। और दूसरी बात में ये कह दिया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 5m + 7 = 37। और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है देखते ही देखते। बात समझ में आई ना? आपको यहाँ ध्यान देना है कि किस वेरिएबल को 2 बार बोला गया है, उसकी क्वांटिटी बराबर की गई है। इस वाले केस में इरफान के पास में जो मार्बल है वो 2 बार बोले गए हैं, कि एक बार तो इरफान के पास मार्बल 37 है और दूसरी बार जो मार्बल है वो कितने हैं? 7 ज्यादा है किससे? प्रामित के पास जो मार्बल है उसके 5 टाइम्स से। तो दोनों ही केस में बात तो इरफान के पास जो मार्बल है उनकी हो रही है ना, तो दोनों ही बराबर होना चाहिए। मैंने दोनों बराबर कर दिया और मेरी इक्वेशन निकल के आपके सामने आ चुकी है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना इजी? तो ऐसे ही करते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना है आपको इनके अंदर। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि ये भाई सेकंड क्वेश्चन है कि लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, मतलब लक्ष्मी के जो पिता हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। अब ये जो लक्ष्मी के फादर हैं और ये जो ही लिखा हुआ है ये भी लक्ष्मी के फादर ही हैं। ये ही जो है ये बता रहा है कि ये लक्ष्मी के फादर ही हैं। तो एक बार बोल दिया गया कि लक्ष्मी के फादर की उम्र कितनी है? 49 साल। दूसरी बार बोल दिया कि लक्ष्मी के फादर जो है वो 4 साल बड़े हैं, ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मी's एज। मतलब लक्ष्मी की जो भी एज है, इस क्वेश्चन में माना गया है कि लक्ष्मी की एज 22 ईयर्स है, उसकी एज के 3 टाइम्स से 4 साल ज्यादा, यानी कि 4 साल बड़े हैं कौन? लक्ष्मी के फादर। तो वो उनकी एज ही तो हो गई और ये एज 49 ईयर्स है। तो दोनों ही केस में यहाँ पर कौन सी चीज बराबर रहेगी? यहाँ पर बराबर रहेगी लक्ष्मी के फादर की एज। बात समझ में आई ना? लक्ष्मी's फादर एज और यहां पर भी लक्ष्मी's फादर एज। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको। तो दोनों ही देखिए, ये भी लक्ष्मी's फादर एज है और ये भी लक्ष्मी's फादर एज है, तो भाई इट शुड बी इक्वल। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब इस वाले केस में कह दिया है कि ये जो उम्र है लक्ष्मी के फादर की ये 49 ईयर्स है। अब दूसरे वाले केस में क्या बोला है कि लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना, यानी कि लक्ष्मी की एज मैंने मानी है y और इसका 3 गुना, और इसमें भी 4 साल ओल्डर है, मतलब बड़े हैं, यानी कि इसमें ज्यादा है, ज्यादा है तो प्लस है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 3y + 4 = 9। और यहाँ पर y क्या है? y जो है वो लक्ष्मी's एज है, मतलब कि लक्ष्मी की उम्र है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला था मैंने वही कर दिया और मेरी इक्वेशन सेटअप हो गई। ये मेरी इक्वेशन है। बात समझ में आई ना आपके? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student
इन हर क्लास, मतलब कि टीचर ने बताया कि उसके क्लास में जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे हैं इज, मतलब कि है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7, मतलब जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करे हैं वो किसके बराबर है, वो बराबर है जो लोएस्ट मार्क है उसका 2 टाइम्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। तो बात ये समझ में आ रही है इसके अंदर कि दोनों ही केस में जो हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट के हैं उन्हीं की बात चल रही है। दोनों ही केस में किसकी बात चल रही है, जो स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन करे हैं। तो एक जगह तो बोल दिया गया है कि हाईएस्ट मार्क्स 87 है और दूसरी जगह बोला गया है कि जो हाईएस्ट मार्क है वो किसके बराबर है, लोएस्ट मार्क का 2 टाइम्स प्लस 7। अब जो लोएस्ट मार्क है उसको एल लेना है आपको, करिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड, और इधर भी क्या लिखेंगे भाई, इधर भी सर आप यही लिख दीजिए हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे कितना बोला गया है हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन, सर बोला गया है यहाँ पर 87 और यहाँ पर कितना बोला गया है, यहाँ पर सर ये बोला गया है कि जो लोएस्ट मार्क है वो एल है, उनका 2 टाइम्स प्लस 7। तो दोनों ही बातें हैं तो हाईएस्ट मार्क के बराबर के बारे में। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो मैं इसको बराबर भी कर सकता हूँ और ये मेरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। और यहाँ पर एल क्या है, एल जो है सर यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये लोएस्ट मार्क है और ये मेरी इक्वेशन सेटअप हो चुकी है विदाउट एनी डाउट। आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल, मतलब एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके अंदर जो वर्टेक्स एंगल है इज ट्वाइस, जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है ईदर बेस एंगल, ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देखिए ये कैसे होगा, इसके लिए पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइडें इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है। तो ये वाली साइड बराबर होगी और ये अलग होगी। ठीक, इसमें दो साइडें बराबर होती हैं, वो जो ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें क्या बोला है कि वर्टेक्स एंगल, अब जब दो साइडें बराबर हैं तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। अगर मैंने ये ए मान लिया तो ये भी ए है और ये मैंने वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट, और ये वाला एंगल मैंने बी मान लिया क्योंकि ये साइड अलग है तो इसके सामने वाला एंगल अलग होगा इन दोनों साइडों से। सर बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो किसी भी एंगल में तीनों एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं। उसमें ये बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है ईदर बेस एंगल, वो ट्वाइस है ईदर बेस एंगल, मतलब किसी भी बेस एंगल का 2 टाइम्स है वर्टेक्स एंगल। यानी कि वर्टेक्स एंगल क्या है, बी, और ये किसके इक्वल है, किसी भी बेस एंगल के इक्वल है।
बात समझ में आ रही है ना आपको कि वर्टेक्स एंगल 2 टाइम्स है किसी भी, क्योंकि ये जो हमारे एंगल है ये वाले एंगल बराबर है, तो मैंने कोई भी एक एंगल ले लिया, ये इसका 2 टाइम्स है। अब देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है ये वाली, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या मैं इस इक्वेशन में b की जगह 2a पुट नहीं कर सकता? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि b बराबर तो 2a है। कर दीजिए, ये a प्लस b की जगह 2a इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 1 2 और 2 4, यानी कि ये हो गए मेरे 4a इक्वल टू 180 डिग्री। और यही मेरी क्या हो गई, यही मेरी हो गई इक्वेशन। और ये a क्या है, ये मेरा a जो है बेस एंगल बराबर है दोनों, इसीलिए मैंने इसको a लिया है और वर्टेक्स एंगल मैंने अलग कर लिया है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे जो हमने आज करे हैं, और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इसमें बेटा वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो और एक साइड अलग हो, उस ट्रायंगल को अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जब दो साइडें इक्वल है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, दोनों ही एंगल आपस में बराबर होंगे, बाकी जो एक एंगल बचा वो एंगल अलग होगा। ठीक, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रायंगल की, वो ये कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ आज हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।